एक हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते हमारे पास हार्ट के मरीज़ आते रहते हैं। बट पिछले कुछ दिनों या एक महीने में जो हार्ट का एक रोगियों का एक पैटर्न मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो बहुत ही भयभीत कर देने वाला, डरा देने वाला है। पिछले महीने में 3 मरीज़ ऐसे थे जिन्होंने मुझे चौंका दिया। एक मरीज़ 40 साल का जिसकी तीनों नलियाँ ख़राब, एक मरीज़ 36 साल का और तीसरा मरीज़ मात्र 30 साल का जिसकी प्रेजेंटेशन एक्यूट हार्ट अटैक की थी। पेशेंट की एंजियोग्राफी हुई, एंजियोप्लास्टी हुई। इस तरह का प्रेजेंटेशन हमें सोचने पे मजबूर कर देता है कि क्या चल रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या कारण है। इतनी कम उम्र में हमारे पास पेशेंट फुल एक्यूट हार्ट अटैक होके आ रहे हैं। आज इन्हीं चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं डॉक्टर तारिक मोहम्मद तस्लीम, इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको विभिन्न हृदय रोगों और जनरल हार्ट से रिलेटेड जानकारी आसान हिंदी भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। हार्ट अटैक के कारण को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम ये देखें कि स्थिति की भयावहता कितनी ज़्यादा है। इसके लिए मैं कुछ आंकड़ों को समावेश करना चाहूँगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के 2019 के डाटा के हिसाब से पूरी दुनिया में लगभग 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख लोग हृदय के विभिन्न रोगों से मरे। और सबसे डराने वाली बात है कि उनमें से 1/5 यानी लगभग 20% लोग यानी लगभग 30 से 35 लाख लोग इंडिया में थे। और इंडिया में हार्ट अटैक से होने वाली और विभिन्न प्रकार के हृदय रोगों से होने वाली मौतों का जो अनुपात है वो कुल मौतों का 1/4 हिस्सा है, यानी 25% मौतें हार्ट की विभिन्न बीमारियों की वजह से होती है। अगर हम बात करें समय के साथ बदलते पैटर्न की, तो WHO के आंकड़ों के हिसाब से 1970 से लेके 2013 तक के जो डाटा हैं उनमें जो अर्बन एरिया है, जो शहरी एरिया है, उसमें हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या बढ़ के 7 गुना हो गई है। जबकि जो रूरल एरिया है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या बढ़ के 4 गुना हो गई है। अगर हम आज के समय में टोटल प्रिवलेंस यानी कितने रोगी हैं उसकी बात करें तो शहरी एरिया में लगभग 14% लोग आज की तारीख में हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में 8 से 10% लोग हार्ट की बीमारी से ग्रसित हैं। ये आंकड़े सच में डराने वाले हैं। अगर हम बात करें मोर्टेलिटी की, यानी हार्ट अटैक होने के बाद में, हार्ट की विभिन्न बीमारियां होने के बाद में मरने वालों का अनुपात क्या है, तो 1990 से लेकर 2020 तक के समय में लगभग विश्व के स्तर पे हृदय रोगों से होने वाली मौतों में 35% की कमी आई है। इसका कारण उन्नत जांचें और उन्नत इलाज की उपलब्धि होना है। लेकिन वहीं अगर हम देखें कि इंडिया के सिनेरियो में या भारतीय उपमहाद्वीप के सिनेरियो में क्या रेशो है, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारतीय उपमहाद्वीप में इसी समय अवधि में होने वाली मौतों में लगभग 88% की वृद्धि हुई है। और 2030 तक ये आंकड़ा 50% से और बढ़ जाने वाला है। इसीलिए मेडिकल लिटरेचर में एक बात लिखी जाती है कि इंडिया इज़ सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ IHD वोल्केनो, यानी भारतीय उपमहाद्वीप एक ज्वालामुखी के मुंह पे बैठा है, ज्वालामुखी, हृदय रोगों का ज्वालामुखी। इन आंकड़ों को सुनने के बाद में आपको एहसास हो गया होगा कि स्थिति कितनी गंभीर है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्ट अटैक या जो ब्लॉकेज की समस्या है वो क्या होती है, कैसे होती है, क्या कारण रहें, क्या निवारण रहें। जो हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज की समस्या है, जिसे हम आमतौर पर ब्लॉकेज कहते हैं या मेडिकल भाषा में जिसे एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की कंडीशन बोलते हैं, ये सिर्फ हार्ट की नलियों तक सीमित नहीं है। जो एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है उसके अंदर हार्ट की नलियों की ब्लॉकेज के अलावा ब्रेन की नलियों के ब्लॉकेज जो स्ट्रोक का कारण बनते हैं,
इसके अलावा हाथ और पैरों की नलियों के ब्लॉकेज जो पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ या पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ का कारण बनते हैं, इनको भी समायोजित किया जाता है। तीनों को मिला के एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ बोला जाता है। ब्लॉकेज क्या होता है और कैसे बनता है, इसको समझने से पहले ज़रूरी है कि हम हमारे शरीर में जो ब्लड सप्लाई का सिस्टम है उसको समझें। हमारे शरीर में हम सब ने स्कूल की किताबों में पढ़ा है कि हमारे शरीर का जो लेफ़्ट साइड का सिस्टम होता है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है या जो लेफ़्ट निलय है, ये शरीर में ब्लड की पंपिंग का काम करता है। ये ब्लड पंप होके महाधमनी, जिसे हम एओर्टा बोलते हैं, एओर्टा में पहुंचता है और वहाँ से विभिन्न आर्टरीज़ के द्वारा ये सब अंगों में पहुंचता है। इस चीज़ को हम समझने के लिए हम यूँ इमेजिन करें कि हमारे घरों में जो पानी आता है उसका सिस्टम, जो वाटर वर्क्स का पंपिंग स्टेशन है वो हमारा वेंट्रिकल है, वाटर वर्क्स से जो मेन लाइन आ रही है वो हमारा एओर्टा है, और मेन लाइन से जो लाइन हमारे घरों तक आ रही है वो आर्टरी है। तो जिस तरह अगर समय पे सफाई ना होवे तो हमारे घर की लाइनों में ब्लॉकेज, कचरा जम जाता है, पानी का प्रवाह कम हो जाता है। इसी तरह विभिन्न कारणों से, जिनमें से कुछ प्राकृतिक हैं और कुछ हमारे ख़राब किस्म के क्रियाकलापों की वजह से होता है, तो वो ब्लॉकेज जो है वो जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है उसकी बढ़ने की वजह से बनता है। और ये जो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ये बनने की शुरुआत हमारे शरीर में आमतौर पे 10 से 15 साल के बीच में ही हो जाती है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे, जो भी सुरक्षात्मक तरीके होंगे, वो हमें शुरू से ही अपनाने चाहिए। उसके बाद में ये जो 10 से 15 साल की उम्र में प्लाक बनने की शुरुआत हो जाती है, इसकी आगे बढ़ने की जो स्पीड होगी वो अलग अलग लोगों में अलग अलग होती है, बहुत से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। इन फैक्टर्स को हम आगे देखेंगे। शुरू में इस प्लाक में जो है कोलेस्ट्रॉल के एक टाइप का जमाव होता है, फिर वहाँ पे WBC पहुँचने लगते हैं, प्लाक बढ़ने लगता है, कई बार वहाँ पे चूने का भी जमाव हो जाता है। ये सारा समय के साथ में ये प्लाकेज बढ़ता जाता है। हार्ट की नलियों में ये ब्लॉकेज बढ़ के जब 70% क्रॉस कर जाता है तो सिम्टम्स आने लगते हैं। जब ये मेहनत का काम करने पे दिक्कत होने लगती है, जब ये ब्लॉकेज और ज़्यादा बढ़ के 90% 95% तक पहुंच जाते हैं तो फिर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है। और जब ये ब्लॉकेज 100% हो जाते हैं उस टाइम पेशेंट एक्यूट हार्ट अटैक होके हॉस्पिटल पहुंचता है। तो ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, जिसके एक तरफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक की कंडीशन है जहाँ बहुत कम ब्लॉकेज है, और इसका जो लास्ट एंड है वो एक्यूट हार्ट अटैक या एक्यूट स्ट्रोक है, या एक्यूट जो लिम्ब इस्कीमिया की कंडीशन है जहाँ पे हाथ पैरों की नसें ब्लॉक होने से हाथ पैरों में दर्द होने लगता है और पैर के या हाथ के कटने का खतरा पैदा हो जाता है। ये सब एक ही बीमारी के विभिन्न स्पेक्ट्रम है। इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी है। तो जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स होंगे वो सिर्फ हृदय रोगों में नहीं, बाकी चीज़ों में भी लाभदायक होंगे। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं उन रिस्क फैक्टर्स को जिनकी वजह से हमारे शरीर में जो एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस है वो आम आदमियों की तुलना में तेज़ होके हमें भविष्य में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क रहता है। एथेरोस्क्लेरोटिक रिस्क फैक्टर्स को हम दो मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। पहली श्रेणी आएगी नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, यानी वो रिस्क फैक्टर जिनको हम बदल नहीं सकते, जिनका कुछ किया नहीं जा सकता। उसमें जो सबसे पहला रिस्क फैक्टर आता है वो है एज, यानी जैसे जैसे किसी भी व्यक्ति की, औरत की उम्र बढ़ेगी उसको विभिन्न प्रकार की एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होने का, हार्ट अटैक होने का रिस्क बढ़ेगा। ये कुदरत की तरफ से एक कानून है, इसको हम बदल नहीं सकते। और उसके बाद में दूसरा जो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है वो है सेक्स, यानी लिंग। औरतों की तुलना में आदमियों में हार्ट अटैक होने का रिस्क कुदरती तौर से ज़्यादा होता है। औरतों की तुलना में आदमियों में हार्ट अटैक की बीमारी जल्दी आती है। ये नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, इसको बदला नहीं जा सकता। उसके अलावा तीसरा नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स रहेगा रेस या एथनिसिटी, यानी आप कहाँ के मूल निवासी हैं। भारत या भारतीय उपमहाद्वीप के जो भी मूल निवासी हैं, जो हम लोग भारत या आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका के रहने वाले हैं, जिन्हें इंडियन सब कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है, हम लोगों में हार्ट अटैक होने का रिस्क यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोगों की तुलना में कुदरती तौर से ज़्यादा है।
उस चीज़ को हम बदल नहीं सकते, ये हमें ईश्वर द्वारा प्रदत्त है। उसके बाद में जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। अगर हमारे वंशानुगत कोई ऐसी बीमारी है जिसके अंदर खून का गाढ़ापन है या कोलेस्ट्रॉल वगैरह की मात्रा ज़्यादा है, तो उस कंडीशन को भी हम पूर्णतः बदल नहीं सकते। ये सारे नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद में हम अगर बात करें मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की, तो मॉडिफाइड रिस्क फैक्टर्स वो हैं जिनको हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक हम इनको बदल सकते हैं। इसमें जो कुछ चीज़ें बहुत जानी पहचानी हैं, आप सब परिचित हैं, जैसे ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन, शुगर है, डायबिटीज़, डिस्लिपिडीमिया है यानी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, चर्बी की बीमारी, ओबेसिटी, मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जहाँ पे मोटापा, डिस्लिपिडीमिया और शुगर का कॉम्बिनेशन होता है। उसके अलावा स्मोकिंग किसी भी फॉर्म में, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, हुक्का हो, तंबाकू, जर्दा, किसी भी फॉर्म में स्मोकिंग, अल्कोहल कंजप्शन, ये भी एक कंट्रोवर्शियल इशू है। इसको भी हम मॉडिफाइबल कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स की श्रेणी में रखते हैं। इसके अलावा फिज़िकल इनएक्टिविटी यानी ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करना, उसकी वजह से हमारे शरीर में आने वाला मोटापा और उस मोटापे की वजह से होने वाली नींद की बीमारी, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये भी नॉन मॉडिफाइबल जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स की श्रेणी में आता है। उसके अलावा विभिन्न प्रकार की दूसरी हार्ट की बीमारियाँ और खून के गाढ़ा होने के जो कारण हो सकते हैं, जिनमें एक इम्पॉर्टेंट कारण कैंसर है, और कोई भी ऐसी कंडीशन जहाँ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन हो, जैसे रूमेटिक आर्थराइटिस है, जिसे हम आम भाषा में गठिया कहते हैं, ल्यूपस की बीमारी, विभिन्न प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, और आज के वर्तमान समय में पोस्ट कोविड स्टेटस या कोविड की वजह से जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन बनती है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना है कि आज इंडिया में लोग बहुत कम एज में हार्ट अटैक होकर आ रहे हैं। ये नॉन मॉडिफाइबल और मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को जानने के बाद में अब हमें ये देखना है कि क्या कोई ऐसी चीज़ भी है जो हमें इन चीज़ों से बचा सकती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो भी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, जो कोमॉर्बिड कंडीशंस होती हैं, बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, मोटापा है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है, थायराइड है, पोस्ट कोविड स्टेटस है, हम इन सब के लिए समय पे चिकित्सकीय परामर्श लेवें। चिकित्सक द्वारा जांच करके जो दवाइयाँ हमें एडवाइस की जाती हैं, जो फॉलोअप हमें एडवाइस किया जाता है, वो हम रेगुलरली लेवें। समय समय पे चिकित्सक की सलाह के अनुसार हम जांच करवाते रहें ताकि इन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकते हैं। इनमें से बहुत सी बीमारियां ऐसी है जिनको हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, उनको सिर्फ कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है। उसके लिए चिकित्सकीय प्रयासों के साथ में मरीज़ का सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप सहयोग नहीं करेंगे, आप कोमॉर्बिड कंडीशंस को कंट्रोल करने में कोई सहयोग नहीं देंगे, तो कोमॉर्बिड कंडीशन एक और एक मिलके 11 का काम करती है। जितनी ज़्यादा कोमॉर्बिड कंडीशन होगी, आपको फ्यूचर में एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क उतना ही ज़्यादा रहेगा। इसलिए सबसे ज़रूरी है कि जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं, उनमें जो कंट्रोलेबल हैं उनको कंट्रोल किया जाए, और कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे पूर्ण बचा जा सकता है, जैसे स्मोकिंग है, किसी भी फॉर्म में आप स्मोकिंग से बचें, स्मोकिंग बंद कर दें। उसके बाद अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार रखें। एक वीक में कम से कम 150 मिनट यानी हफ्ते में 5 दिन कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी की एक्सरसाइज आप करें। इसके अलावा आप योगासन, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार की रेजिस्टेंस एक्सरसाइज, एरोबिक एक्सरसाइज, जो HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग है, उसको आप अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। एक्सरसाइज, हाई HDL लेवल, ये आपके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके अलावा वर्तमान समय में एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि स्ट्रेस। आप स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, स्ट्रेस का लेवल कम से कम रखने की कोशिश करें। उससे भी आपके विभिन्न कोमॉर्बिड कंडीशन का कंट्रोल में बहुत फ़ायदा मिलेगा, और खुद स्ट्रेस भी एक हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण बनता है। हम आते हैं हमारे इस जो वीडियो में हम शुरू में सवाल किया गया था कि क्या इंडियन पॉपुलेशन में हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा है। जी बिल्कुल, जो भी हमारे पास अब तक अवेलेबल लिटरेचर है, जो अवेलेबल डाटा है, उसके हिसाब से इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोगों में हार्ट अटैक होने का रिस्क ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? इंडियन कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं वहाँ पे जब भी हार्ट अटैक होता है
वो यंगर एज में होता है। यानी अगर हम बात करें पश्चिमी देशों की तुलना में, जब भी भारतीय लोगों को हार्ट अटैक होता है वो कम से कम 10 साल जल्दी होता है। यानी उन लोगों में अगर 60 साल की उम्र में हार्ट का अटैक हो रहा है तो हमारे यहाँ पे 40, 45, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है। तो सबसे पहले यंग एज में हार्ट अटैक हो रहे हैं। उसके बाद में जो डिजीज़ हो रही है वो डिफ्यूज़ है। यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में जहाँ पे ज़्यादातर लोगों को सिंगल वेसल डिजीज़ होती है, एक नली में ब्लॉकेज होता है, वहीं हमारे भारत में एक नली के बजाय 2 में, 3 में और सारी नलियों में ब्लॉकेज पाए जा रहे हैं। लेफ्ट मेन की डिजीज़ पाई जा रही है। बाईपास वाले पेशेंट्स की संख्या वेस्टर्न कंट्रीज़ की तुलना में ज़्यादा है। ऐसे पेशेंट जिनमें कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो रहे हैं उनकी संख्या भी ज़्यादा है। उसके बाद में हम बात करें कि हार्ट अटैक के बाद में होने वाली मोर्टेलिटी में, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो पेशेंट हो रहे हैं उनमें मोर्टेलिटी वेस्टर्न हेमिस्फीयर के में जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी तुलना में 5 से 6 गुना है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं एथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के लिए, हार्ट अटैक के लिए, स्ट्रोक के लिए, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ के लिए। आज के डिस्कशन के बाद में मुझे उम्मीद है कि कम से कम हम मॉडिफाइबल जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे ध्यान दे पाएंगे, हम उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर पाएंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद में एक बंदा भी अपनी दिनचर्या को सुधार के मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल और अच्छे से कंट्रोल करने का प्रण करता है, कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है, तो ये वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इसका लिंक शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उम्मीद है फिर जल्दी मुलाकात होगी। धन्यवाद।